साथियों नमस्कार, स्वागत है आपका अपने चैनल सक्सेस जंक्शन एक कदम सफलता की ओर में। और हम लेकर के आ गए हैं आपके लिए एमपीपीएससी 2020 और 2021 की दृष्टि से अति महत्वपूर्ण आपका टॉपिक है यूनिट 2 का इतिहास। तो इतिहास के महत्वपूर्ण प्रश्न जो हैं, बिल्कुल अलग प्रश्न आपको यहाँ पर देखने को मिलने वाले हैं जो आपकी परीक्षा की दृष्टि से अति महत्वपूर्ण है। और आपको बता दें, आपके एमपीपीएससी के एग्जाम में सबसे ज़्यादा प्रश्न इस बार इतिहास के ही आने वाले हैं, क्योंकि अभी हाल ही में देखा गया कि चाहे यूपीएससी की बात कर लें या फिर यूपीपीसीएस की बात कर लें, काफ़ी ज़्यादा मात्रा में इतिहास के प्रश्न देखने को मिले हैं। यानी कि इतिहास फिर से ट्रेंडिंग में लौट रहा है। तो इतिहास को आपको बहुत अच्छे से तैयारी करनी है। तो चलिए शुरुआत करते हैं। प्रैक्टिस सेट नंबर 12 है। आइए देखते हैं पहला प्रश्न। देखिए, मगध का कौन सा सम्राट अपरो परशुराम के नाम से जाना जाता है? बिंदुसार, अजातशत्रु, कालाशोक या फिर महापद्मनंद? चलिए आंसर देख लेते हैं। सही आंसर है डी, यानी कि महापद्मनंद को अपरो परशुराम के नाम से भी जाना जाता है। आइए कुछ जानकारी आपको देते हैं इस प्रश्न के बारे में। देखिए, तो मगध पर शिशुनाग वंश के बाद नंद वंश का वर्चस्व स्थापित हुआ। नंद वंश का संस्थापक कौन था? तो महापद्मनंद, या जिसे उग्रसेन भी कहते हैं, वो नंद वंश का यहाँ पर संस्थापक था। पुराणों में महापद्मनंद को अपरो परशुराम कहा गया है। तो याद रखिएगा, अपरो परशुराम किसे कहा गया है? तो महापद्मनंद को अपरो परशुराम कहा गया है, जो नंद वंश का संस्थापक भी माना जाता है। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। तो माहिष्मती नगर को किसने बसाया था? हाँ, ये बाहुबली वाला माहिष्मती है। ठीक है, तो माहिष्मती नगर को किसने बसाया था? शत्रुवाती ने, कीर्तिवीर अर्जुन ने, है राजाओं ने या फिर अहिल्याबाई ने? आइए देखते हैं आंसर। सही आंसर है सी, यानी कि है राजाओं के द्वारा माहिष्मती नगर की स्थापना की गई थी। चलिए देखते हैं कि इसका वर्तमान नाम क्या है। ये आपके एमपी से संबंधित प्रश्न है। आइए देखते हैं। तो है वंश के राजा माहिष्मती ने नर्मदा किनारे माहिष्मती नगर बसाया था। तो किसने बसाया था? माहिष्मती ने अपने नाम पर नर्मदा नदी के किनारे माहिष्मती नगर बसाया था। है वंश के राजाओं में सबसे प्रतापी राजा कौन थे? तो कीर्तिवीर अर्जुन जो है वो है वंश के राजाओं में सबसे प्रतापी राजा थे। इसे होलकर वंश की राजधानी अहिल्याबाई ने भी अपनी राजधानी बनाया था। जिसे अब महेश्वर कहते हैं, उस समय इसका माहिष्मती नाम हुआ करता था। तो माहिष्मती का वर्तमान नाम क्या है? जो वर्तमान में मध्य प्रदेश का महेश्वर है, वही पहले माहिष्मती हुआ करता था। नर्मदा नदी के किनारे ये जो आपका स्थान है वो स्थित है। कौन? महेश्वर। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। देखिए, अगला प्रश्न है, राजा खारवेल का संबंध इनमें से किस अभिलेख के साथ में है? गिरनार के स्तंभलेख के साथ, जूनागढ़ स्तंभलेख के साथ, हाथी गुम्फा लेख के साथ या फिर सारनाथ अभिलेख के साथ? चलिए आंसर देखते हैं। सही आंसर है, यानी कि हाथी गुम्फा अभिलेख के साथ में राजा खारवेल का संबंध है। आइए कुछ जानकारी आपको देते हैं। देखिए, तो कलिंग का चेदी वंश के शासक खारवेल प्राचीन भारतीय इतिहास के महानतम सम्राटों में से एक था। उड़ीसा प्रांत भुवनेश्वर से 3 मील की दूरी पर स्थित उदयगिरी पहाड़ी थी। हाथी गुम्फा से उनका एक बिना तिथि का अभिलेख प्राप्त हुआ। ठीक है, तो कहाँ पर? उड़ीसा प्रांत के भुवनेश्वर से 3 मील की दूरी पर जो उदयगिरी पहाड़ी है, वहाँ पर एक हाथी गुम्फा अभिलेख मिला है, जिसमें कोई डेट नहीं डली हुई है, लेकिन राजा खारवेल के बारे में वहाँ से जानकारी मिलती है। यह अभिलेख खारवेल का इतिहास जानने का एकमात्र स्रोत है। ठीक है, और जो खारवेल है उसका जो झुकाव था वो जैन धर्म के प्रति ज़्यादा झुकाव था। किसका? राजा खारवेल का। ठीक है, तो हाथी गुम्फा अभिलेख राजा खारवेल से संबंधित है। चलिए आगे बढ़ते हैं, अगला प्रश्न देखते हैं। तो महाबलीपुरम के सप्तरथ मंदिर का निर्माण किसने करवाया था? नरसिंह वर्मन ने, महेंद्र वर्मन ने, पुलकेशिन द्वितीय ने या फिर नंदी वर्मन ने? चलिए आंसर देखते हैं। सही आंसर है ए, यानी कि नरसिंह वर्मन फर्स्ट ने जो है महाबलीपुरम के सप्तरथ मंदिरों का निर्माण कराया था। देखिए कुछ जानकारी। तो पल्लव शासक नरसिंह वर्मन प्रथम 630 से लेकर के 668 ईस्वी तक शासन किया था। इस समय में मंदिर शैली का बहुत ज़्यादा विकास हुआ था, मतलब मंदिर बहुत अच्छे बनने यहाँ पर प्रारंभ हो गए थे। किसके? नरसिंह वर्मन प्रथम के टाइम पर। इसके अंतर्गत 2 प्रकार के स्मारक बने, पहले मंडप तथा दूसरे एकात्मक मंदिर। यानी कि 2 तरह के मंदिर बना करते थे, एक तो मंडप वाले मंदिर बना करते थे और एकात्मक मंदिर बना करते थे, जिन्हें रथ मंदिर कहा जाता था। मामल्लपुरम में इस शैली के सभी स्मारक स्थित हैं, यानी कि जो आपके मंडप वाले मंदिर है वो भी मामल्लपुरम में स्थित है, और जो आपके रथ मंदिर वो भी मामल्लपुरम में स्थित है। ठीक है, नरसिंह वर्मन फर्स्ट के द्वारा जो बनवाए गए हैं। सप्तरथ मंदिर नरसिंह वर्मन प्रथम के द्वारा बनवाया गया। इन रथों को सप्त पैगोड़ा भी कहते हैं। याद रखिएगा, ये जो रथ मंदिर है इन्हें सप्त पैगोड़ा कहा जाता है। ठीक है, और ब्लैक पैगोड़ा किसे कहा जाता है? तो इसका आंसर आप कमेंट बॉक्स में करके देंगे कि ब्लैक पैगोड़ा किस मंदिर को कहा जाता है। ठीक है, आपको बता दें उड़ीसा में स्थित है ब्लैक पैगोड़ा। अब आप बता सकते हैं कि उड़ीसा के किस मंदिर को ब्लैक पैगोड़ा कहा जाता है। चलिए आगे बढ़ते हैं। देखिए, कमेंट जरूर कीजिएगा। मध्य प्रदेश से प्राप्त अभिलेखों में किस अभिलेख में कुमारगुप्त को शरदकालीन सूर्य की भांति बताया गया है? मंदसौर अभिलेख, सांची अभिलेख, तुमैन अभिलेख या फिर उदयगिरी अभिलेख? ये आपका एमपी हिस्ट्री से प्रश्न है। आइए आंसर देख लेते हैं। सही आंसर है, यानी कि तुमैन अभिलेख से जो है तुमैन में जो है एक अभिलेख प्राप्त हुआ है, जिसमें कुमारगुप्त को शरदकालीन सूर्य की भांति बताया गया है।
चलिए कुछ जानकारी आपको देते हैं। देखिए, तो कुमारगुप्त के शासनकाल को मध्य प्रदेश में अनेक स्थानों पर अभिलेख प्राप्त हुए, यानी कुमारगुप्त के बारे में तो काफ़ी ज़्यादा अभिलेख यहाँ पर प्राप्त हुए मध्य प्रदेश में। गुप्त संवत 116 से 435 ईस्वी का उल्लेख मध्य प्रदेश के गुना जिले के तुमैन से प्राप्त हुआ है। ठीक है, जो तुमैन से अभिलेख प्राप्त हुआ है उसमें कब से लेकर के कब तक की तिथि दी हुई है, तो 116 से लेकर के 435 ईस्वी तक का जो है उल्लेख तुमैन अभिलेख में किया गया है। ठीक है, इस अभिलेख में गुप्त शासक कुमारगुप्त को शरदकालीन सूर्य की भांति बताया गया है। तो तुमैन अभिलेख ऐसा अभिलेख है जिसमें कुमारगुप्त को शरदकालीन सूर्य की भांति बताया गया है। ठीक है, कब से कब तक की जानकारी है, तो संवत 116 से 435 ईस्वी तक की जानकारी इस अभिलेख में प्राप्त होती है। आइए आगे बढ़ते हैं। तो निम्नलिखित में से किसे नगर महोदय श्री के नाम से जाना जाता है? कौन सा ऐसा नगर है जिसे नगर महोदय, बड़े सम्मान के साथ में नाम लिया जाता है भाई, है ना, नगर महोदय श्री के नाम से जाना जाता था? इलाहाबाद, कन्नौज, खजुराहो या फिर पटना? चलिए आंसर देखते हैं। सही आंसर बी, यानी कि कन्नौज नगर को नगर महोदय श्री के नाम से भी जाना जाता था। आइए कुछ जानकारी देते हैं, बहुत महत्वपूर्ण ये नगर है। तो कन्नौज को नगर महोदय श्री के नाम से जाना जाता है। हर्ष की मृत्यु के बाद कन्नौज विभिन्न शक्तियों के आकर्षण का केंद्र बन गया। इसे वही स्थान प्राप्त हुआ था जो गुप्त युग तक मगध को था। तो हर्षवर्धन अभी तक शासन कर रहा था कन्नौज पर, तो कोई दिक्कत नहीं थी। जैसे ही हर्षवर्धन की मृत्यु हुई उसके बाद सबकी निगाह उस पर पड़ गई, क्योंकि कन्नौज में बहुत ज़्यादा उत्पादन हुआ करता था, खेती वगैरह का। ठीक है, इस पर अधिकार करने के लिए 8वीं सदी में 3 बड़ी शक्तियाँ पाल, गुर्जर, प्रतिहार तथा राष्ट्रकूट के बीच त्रिपत्ति जो है युद्ध चालू हो गया। ठीक है, इन तीनों लोगों में युद्ध चालू हो गया कन्नौज की प्राप्ति के लिए। और इस युद्ध में अंततः कौन जीता, तो अंततः प्रतिहारों को सफलता मिली और प्रतिहारों ने जो है कन्नौज पर शासन किया था। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। देखिए, आपसे पूछा जा सकता है कि त्रिपक्षीय जो है संघर्ष है किसके लिए हुआ था, तो कन्नौज के लिए जो है त्रिपक्षीय संघर्ष हुआ था। ठीक है, मोहम्मद गौरी के किस दास ने बंगाल एवं बिहार पर विजय प्राप्त की थी? कुतुबुद्दीन ऐबक, इल्तुतमिश, बख्तियार खिलजी या फिर एलदौज? चलिए आंसर देख लेते हैं। सही आंसर से, यानी कि बख्तियार खिलजी ने बंगाल एवं बिहार पर विजय प्राप्त की थी, जो कि मोहम्मद गौरी का एक गुलाम था। आइए देखते हैं कुछ जानकारी। तो मोहम्मद गौरी के एक दास मोहम्मद बिन बख्तियार खिलजी ने 1202 ईस्वी तक बिहार की विजय की तथा नालंदा एवं विक्रमशिला जो विश्वविद्यालय है उसको तहस नहस कर दिया था। ठीक है, उसने 1204 में जो है बंगाल पर आक्रमण किया तथा उसे जीत लिया था। तो बंगाल एवं बिहार को किसने जीता था? बख्तियार खिलजी ने, मोहम्मद गौरी का एक गुलाम हुआ करता था। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। देखिए, अगला प्रश्न है, दिल्ली के सुल्तान बलबन का पूरा नाम क्या था? गयासुद्दीन, जलालुद्दीन, इल्तुतमिश या फिर कुतुबुद्दीन? चलिए आंसर देख लेते हैं। सही आंसर है ए, यानी कि गयासुद्दीन बलबन उसका पूरा नाम था। किसका? दिल्ली के सुल्तान बलबन का। आइए कुछ जानकारी देते हैं इस प्रश्न के बारे में। तो सुल्तान बलबन का पूरा नाम गयासुद्दीन बलबन था। बलबन ने 1266 ईस्वी से 1287 ईस्वी तक सुल्तान के रूप में सल्तनत की बागडोर संभाली थी। उसे उलू खां के नाम से भी जाना जाता था। किसे? बलबन को उलू खां के नाम से भी जाना जाता था। इल्तुतमिश की तरह ये भी एक इलबरी तुर्क था। तो ये भी आपको याद रखना है कि जो बलबन है वो भी एक इलबरी तुर्क था और इल्तुतमिश जो है वो भी एक इलबरी तुर्क ही था। उसने एक नवीन राजवंश बलबनी वंश की जो है स्थापना की थी। किसने? बलबन ने जो है बलबनी वंश की स्थापना की थी। लौह एवं रक्त की नीति भी बलबन के द्वारा ही चलाई गई थी। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। देखिए, निम्नलिखित में से कौन गुलरुखी नाम से कविताओं की रचना किया करता था? फिरोज शाह तुगलक, बहलोल लोदी, सिकंदर लोदी या फिर इब्राहिम लोदी? आइए आंसर देखते हैं। सही आंसर सी, यानी कि सिकंदर लोदी जो है वो गुलरुखी नाम से कविताएं लिखा करता था। देखिए कुछ जानकारी। तो 1504 ईस्वी में सिकंदर लोदी ने राजस्थान के शासकों पर नियंत्रण करने के लिए यमुना नदी के किनारे आगरा नामक नवीन नगर भी बसाया था। तो आगरा की स्थापना किसने की? सिकंदर लोदी ने। ये भी आपको याद रखना है। इसने आगरा को अपनी राजधानी बनाया और यह गुलरुखी नाम से कविताएं भी लिखा करता था। उसने नाप का पैमाना गज ए सिकंदरी भी चालू करवाया। तो आपसे पूछा जा सकता है कि नाप का एक नया पैमाना किसने चालू किया था? तो सिकंदर ने जो है नाप का नया पैमाना चालू किया था, जिसे उसने नाम दिया गज ए सिकंदरी। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। देखिए, तो राग गोविंद की रचनाकार कौन है? मीराबाई, नरहरि, सूरदास या फिर रसकान? आइए आंसर देख लेते हैं कि राग गोविंद की रचना किसने की है। सही आंसर है ए, यानी कि मीराबाई के द्वारा राग गोविंद की रचना की गई थी। आइए कुछ और जानकारी देख लेते हैं इस प्रश्न के बारे में। तो मीराबाई हिंदू आध्यात्मिक कवित्री थी। इनके भगवान श्री कृष्ण के प्रति समर्पित भजन उत्तर भारत में लोकप्रिय हैं। तो भगवान श्री कृष्ण की भक्त थी और इन्होंने बहुत सारे भजन लिखे हैं जो उत्तर भारत में लोकप्रिय हैं। ठीक है, कला एवं संस्कृति से आपसे यहाँ से प्रश्न बन सकता है। इन्होंने 4 ग्रंथों की रचना की थी। ये ग्रंथ हैं बरसी का मायरा, गीत गोविंद का टीका, राग गोविंद और राग सोठा। ये 4 जो है ग्रंथों की इनने रचना की थी। किसने? मीराबाई ने। इन चारों ग्रंथों का आप याद रखिएगा, कोई ना कोई एक जो है परीक्षा में पूछा जा सकता है। इसके अतिरिक्त उनके गीतों का संकलन मीराबाई की पदावली नामक ग्रंथ में भी देखने को मिलता है। ठीक है, तो मीराबाई की पदावली भी इनके द्वारा लिखी गई है, जिनमें इन्होंने अपने गीतों का संकलन किया है और भगवान श्री कृष्ण को समर्पित है। चलिए आगे बढ़ते हैं।
तो ये आपके महत्वपूर्ण प्रश्न थे आपके इतिहास के। थोड़ा छोटा वीडियो था क्योंकि थोड़ी सी मतलब वैक्सीनेशन की वजह से थोड़ी सी तबीयत यहाँ पर डाउन है, जल्दी ठीक हो जाएंगे। तो आपके लिए हम बिल्कुल नई नई जो है वीडियो, अच्छी वीडियो आपके लिए, बड़ी बड़ी वीडियो लेकर के आते रहेंगे। बाकी प्रैक्टिस सेट हम डेली लेकर के आते रहते हैं, तो प्रैक्टिस करते रहिए और आगे बढ़ते रहिए। जितना ज़्यादा आप प्रैक्टिस कर लेंगे उतना ज़्यादा आपको फ़ायदा होने वाला है, उतनी अच्छी तरह से आप जो है एग्ज़ाम को फाइट कर सकते हैं। ठीक है, तो डेली हम आपके लिए करंट अफेयर की वीडियो भी लेकर के आते हैं, तो करंट अफेयर भी देखना मत भूलिएगा, क्योंकि करंट अफेयर के द्वारा आपके सभी जो यूनिट हैं, चाहे वो यूनिट 8 हो, यूनिट 9, यूनिट 10 हो, जो भी नए यहाँ पर इनिशिएट लॉन्च हो रहे हैं, पोर्टल लॉन्च हो रहे हैं, वो आपके यूनिट 9 के लिए बहुत ज़्यादा महत्वपूर्ण है। तो रोज़ सुबह 7:30 बजे वाली वीडियो जरूर देखिएगा। आज भी हमने वीडियो अपलोड की है, जा करके जरूर देख लीजिएगा और अपना फीडबैक दीजिएगा कि करंट अफेयर की वीडियो आपको कैसी लग रही है, और ये जो हम डेली प्रैक्टिस सेट लेकर के आते हैं वो प्रैक्टिस सेट आपको कैसे लग रहे हैं। ठीक है, जल्द ही मिलते हैं कल सुबह 7:30 बजे वाली करंट अफेयर वाली वीडियो में। तब तक के लिए नमस्कार, धन्यवाद।